दोस्तों नमस्कार। हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और इस शुभ अवसर पर यदि हम अपने देश का मूल्यांकन करें कि इतने वर्षों में हमने क्या खोया क्या पाया, तो एक बात बड़े सीधे तौर पर उभरती है कि जो नक्शा हमारे शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों और बुद्धिजीवियों ने बनाया था, हम उस नक्शे पर चल नहीं पाए हैं। जो रास्ता हमने तय किया है वो रास्ता आधा अधूरा है, अभी हमें मीलों चलना है। नेहरू जी ने 1947 में 15 अगस्त को कहा था कि हम एक युग को छोड़कर के दूसरे युग में प्रवेश कर रहे हैं और बड़ी जल्दी ही हमें विश्व मानचित्र पर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। लेकिन उनका सपना अभी तक सपना ही है, क्योंकि विश्व मानचित्र पर भारत की स्थिति बहुत चिंताजनक है। उसको कतई सराहनीय नहीं कहा जा सकता, चाहे वो वैज्ञानिक चेतना की दृष्टि से हो या फिर आर्थिक विकास की दृष्टि से हो, खेलों की दृष्टि से हो, स्वास्थ्य की दृष्टि से हो, या ये कहें कि जीवन की मूलभूत समस्याओं से जुड़ी हुई बातों से हो। बड़ा ताज्जुब होता है इस बात को सुनकर के कि बांग्लादेश में शिशु मृत्यु दर भारत से कम है, और जबकि भारत की आर्थिक वृद्धि बांग्लादेश से कहीं ज़्यादा है। अमर्त्य सेन ने बड़ा स्पष्ट किया कि आर्थिक वृद्धि और विकास में अंतर है। आर्थिक वृद्धि पूंजी का बढ़ना है, विकास पूंजी का मानवीय हित में प्रयोग है। तो यदि हम इस आधार को मान करके चलें तो हम देखते हैं कि भारत के नक्शे में कहीं कहीं पर रोशनी के टापू तो दिखाई पड़ते हैं, लेकिन सबकी जिंदगी में रोशनी नहीं है। अमीर और गरीब के बीच का फासला दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। गांधी जी ने जो कहा था कि मैं चाहता हूं कि इस प्रकार के भारत का निर्माण करूं जिसमें अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी हो, प्रत्येक व्यक्ति अपना योगदान कर सके। लेकिन आज आलम इस प्रकार का है कि अधिकांश जो जनता है वो विकास की मुख्य धारा से पीछे है, और एक अलग प्रकार का संतोष और गुस्सा पब्लिक में दिखाई पड़ता है। और इन तमाम चीज़ों के बीच हमें बार बार याद आते हैं हमारे शहीद, हमारे स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को राष्ट्र के लिए इसलिए कुर्बान कर दिया कि आने वाली पीढ़ियों का जीवन बेहतर हो पाएगा। अफसोस कि ऐसा हो नहीं पाया, और शायर लुधियानवी ने तो बहुत पहले कह दिया था कि जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ हैं। भगत सिंह हमारे हीरो हैं, और यदि हम भगत सिंह के जीवन दर्शन पर विचार करें तो बहुत स्पष्ट रूप में वो अपने भाई कुलतार को अंतिम पत्र में लिखते हैं कि बरखुरदार, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखो और मन लगा करके पढ़ो। यानी स्वस्थ जीवन और ज्ञान का सृजन किसी देश के लिए ही महत्वपूर्ण है। बिना ज्ञान के कोई क्रांति नहीं होती है, यानी कोई व्यवस्था परिवर्तन नहीं होता, या ये कहें कि ज्ञान का जब तक समाजीकरण नहीं होता तब तक वो उस देश में शक्ति का संचार नहीं होता। तो ज्ञान का सृजन बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी बड़ी स्पष्ट मान्यता थी कि क्रांति कोई बंदूक की गोली से नहीं आती, क्रांति आती है पढ़ने से, लिखने से। और यदि आपके देश में पढ़ने लिखने का वातावरण नहीं है, पढ़ने लिखने का माहौल नहीं है, तो स्थितियां और भी ज़्यादा भयानक हैं। और यही नहीं, इसी बात को मौजूदा समय में भारत के एक बड़े अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने भी प्रमाणित किया कि यदि आपके पास ज्ञान नहीं है और यदि आपके नागरिक स्वस्थ नहीं हैं तो आप 21वीं सदी में लंबा नहीं चल पाएंगे।
तो 21वीं सदी एक प्रकार से विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सदी है, और यदि हमारे पास वैज्ञानिक चेतना नहीं है तो उस वैज्ञानिक चेतना के अभाव में हम इस देश और दुनिया को नहीं समझ सकते हैं, और यदि हमने देश और दुनिया को नहीं समझा है तो हम इसको बदल भी नहीं सकते हैं, उस बदलने में हमारी भूमिका नहीं हो सकती है। तो ये कविता बहुत सारे इस प्रकार के सवालों को हमारे सामने रखती है। अशोक कुमार पांडे की कविता कि तुम्हें कैसे याद करूं भगत सिंह, बहुत गहरे संकेत हैं कविता में कि जो कुछ तुमने सोचा था, जिस प्रकार का सपना तुमने संजोया था और जिस प्रकार के सपने को पूरा करने के लिए तुम इनकलाब कहते हुए सूली पर झूल गए, वो सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ है। यहाँ तक कि उस सपने को देखना भी बंद कर दिया गया है। तुम इस प्रकार का लोकतंत्र बनाना चाहते थे कि जिसमें सबकी आवाज़ों को सुना जाए, चाहे उसमें आदिवासियों की आवाज़ हो, चाहे किसानों की आवाज़ हो, चाहे दलितों की आवाज़ हो, चाहे नारी की आवाज़ हो, या फिर अन्य वंचित समुदाय की आवाज़ हो। आप तमाम व्यक्तियों के साथ मिलकर ही इस देश का निर्माण करना चाहते थे, लेकिन वो प्रोजेक्ट अभी तक अधूरा है। और पिछले 20-30 सालों में जो हमारे राज्य का रूप बदला है, वो ऐसा लगता है कि वह जनता की बजाय पूंजी के पक्ष में फैसले ले रहा है। उसका कल्याणकारी स्वरूप हर रोज़ ध्वस्त होता जा रहा है। ये कहा जाता है कि पूंजी मनुष्य के विकास के लिए है, लेकिन ये प्रक्रिया उल्ट गई है। अब ऐसे लगता है पूंजी के लिए मनुष्य है। तो इन तमाम बदली हुई परिस्थितियों में हम इस प्रकार के भारत को बना रहे हैं जहां पर पब्लिक के बीच में कई प्रकार की दूरियां खड़ी हो गई। ऐसे लगता है कि एक तरफ अमीरी बढ़ रही है, एक तरफ गरीबी बढ़ रही है। दूसरा कि हमें रोशनी के छोटे छोटे टापू तो दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अधिकांश लोगों की जिंदगी में अंधेरा है। कुछ व्यक्ति इस प्रकार के हैं जिनके पास खाने पीने की अतिशय सामग्री है, जिनके पास खाने पीने के भंडार हैं, और कुछ व्यक्ति इस प्रकार के हैं रोजी रोटी कमाने की मुकम्मल परिस्थितियां भी नहीं हैं। हम बिल्कुल भिन्न दिशा में एक साथ चल रहे हैं। यानी भारत के कुछ अभिजन कहें या श्रेष्ठ नागरिक कहें, वो एक दिशा में जा रहे हैं और भारत की जो बहुसंख्यक है वो दूसरी दिशा में है। तो इस प्रकार की स्थितियां किसी भी राष्ट्र राज्य के लिए शुभ संकेत नहीं है। और जिस प्रकार के वैश्विक दबाव हैं और विश्व अर्थव्यवस्था से हमें अपने आप को जोड़ करके चलना है, और दूसरा हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का संघर्ष है, शक्ति है, सपने हैं। इन दोनों के बीच में एक द्वंद्व खड़ा हो गया, एक टकराहट खड़ी हो गई है। हम वो रास्ता तय नहीं कर पा रहे हैं जिस रास्ते पे चल कर के हम अधिकांश जनता के जीवन को सुविधामय बना पाएं। तो इस कविता का संबंध भगत सिंह के जीवन दर्शन से है, और मौजूदा समय में भगत सिंह का जीवन दर्शन लगभग गायब है। वो केवल पोस्टरों पर दिखाई पड़ता है, वो केवल उसके नाम पर नारे लगाए जाते हैं, उसकी प्रतिमाओं का गठन किया जाता है, लेकिन उसके नाम पर पुस्तकालय नहीं खोले जाते, उसके नाम पर पब्लिक में वैज्ञानिक चेतना को नहीं फैलाया जाता, बल्कि वैज्ञानिक चेतना को जो फैलाने वाले लोग हैं या व्यक्ति हैं, संगठन हैं, उनके ऊपर अलग अलग ढंग से कुठाराघात किया जाता है। वर्तमान में जो भारत की स्थिति है, क्या इस स्थिति के माध्यम से हम तरक्की कर सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं, विकास के रास्ते पर चल सकते हैं? क्योंकि विकास के रास्ते पर चलने के लिए केवल आर्थिक वृद्धि का बढ़ना जरूरी नहीं है, बल्कि हमें समावेशी लोकतंत्र की जरूरत है। तो कविता शुरू करते हैं। भगत सिंह, तुम्हें कैसे याद करूं,
भगत सिंह हमारे नौजवानों के हीरो भी हैं, लेकिन भगत सिंह का नौजवानों के प्रति बड़ा स्पष्ट संदेश था कि आप पढ़ लिख कर ही अपने नए भारत का निर्माण कर सकते हो। केवल नारों के माध्यम से देश का निर्माण नहीं होता है। तो पढ़ने लिखने की संस्कृति बनी रहे, हम अपने वर्तमान का मूल्यांकन करते रहें, अपनी परंपरा से जुड़े, हमारा वैश्विक बोध जो है वो और ज़्यादा समृद्ध हो। साथ के साथ हम अपने इतिहास बोध से भी शिक्षा ग्रहण करते रहें। ये कई सारी बातें जो है इस कविता में आपको देखने को मिलेंगी। साथियों, कविता शुरू करता हूँ। तुम्हें कैसे याद करूं भगत सिंह, जिन खेतों में तुमने बोई थी बंदूकें, जिन खेतों में तुमने बोई थी बंदूकें, उनमें उगी है नीली पड़ चुकी लाशें। जिन कारखानों में उगता था तुम्हारी उम्मीदों का लाल सूरज, वहाँ दिन की रोशनी रात के अंधेरे से मिलती है। जिन कारखानों में उगता था तुम्हारी उम्मीदों का लाल सूरज, वहाँ दिन की रोशनी रात के अंधेरे से मिलती है। जिंदगी से ऐसी थी तुम्हारी मोहब्बत भगत सिंह, जिंदगी से ऐसी थी तुम्हारी मोहब्बत कि कांपी तक नहीं जुबान सूबेदार पर इनकलाब कहते हुए। जिंदगी से ऐसी थी तुम्हारी मोहब्बत कि कांपी तक नहीं जुबान सूबेदार पर इनकलाब जिंदाबाद कहते हुए। अभी एक सदी भी नहीं गुजरी, अभी एक सदी भी नहीं गुजरी है और जिंदगी हो गई है इतनी बेमानी कि पूरी एक पीढ़ी जी रही है जहर के सहारे, कि पूरी एक पीढ़ी जी रही है जहर के सहारे। तुमने देखना चाहा था, तुमने देखना चाहा था जिन हाथों में सुर्ख परचम कुछ करने की नपुंसक तुष्टि में रोज भरे जा रहे हैं अखबारों के पन्ने। तुम जिन्हें दे गए थे एक मुड़े हुए पन्ने वाली किताब, तुम जिन्हें दे गए थे एक मुड़े हुए पन्ने वाली किताब, सजाकर रख दी है उन्होंने, सजाकर रख दी है उन्होंने घर की सबसे खुफिया अलमारी में। तुम्हारी तस्वीर जरूर निकल आई है भगत सिंह, तुम्हारी तस्वीर जरूर निकल आई है भगत सिंह। इस साल जुलूसों के रंग बिरंगे झंडों के साथ सब बेचैन हैं, सब बेचैन हैं। तुम्हारी सवाल करती आंखों पर अपने अपने चश्मे सजाने को तुम्हारी घूरती आंखें डराती है उन्हें, तुम्हारी घूरती आंखें डराती है उन्हें और तुम्हारी बातें गुजरे जमाने की लगती हैं। अवतार बढ़ने की ओर में तुम्हारी तकरीरों में मन चाहे रंग, अवतार बनने की होड़ में तुम्हारी तकरीरों में मन चाहे रंग। रंग बिरंगे त्योहारों के इस देश में तुम्हारा जन्म भी एक उत्सव है, रंग बिरंगे त्योहारों के इस देश में तुम्हारा जन्म भी एक उत्सव है। मैं किस भीड़ में हो जाऊं शामिल, मैं किस भीड़ में हो जाऊं शामिल, तुम्हें कैसे याद करूं भगत सिंह, जबकि मैं जानता हूं तुम्हें याद करना अपनी आत्मा को केंचुओं से बाहर निकाल लाना है। जबकि मैं जानता हूं तुम्हें याद करना अपनी आत्मा को केंचुओं से बाहर निकाल लाना है। कौन सा ख्वाब दूं मैं अपनी बेटी की आंखों को, कौन सा ख्वाब दूं मैं अपनी बेटी की आंखों को, कौन सी मिट्टी लाकर रख दूं उसके सिरहाने। जलियांवाला बाग फैलते फैलते हिंदुस्तान बन गया भगत सिंह, जलियांवाला बाग फैलते फैलते हिंदुस्तान बन गया भगत सिंह, हिंदुस्तान बन गया भगत सिंह। तुम्हें कैसे याद करूं भगत सिंह, तुम्हें कैसे याद करूं भगत सिंह, तुम्हें कैसे याद करूं भगत सिंह। धन्यवाद।